नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ महेंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और वह टॉपिक है हल्दी घाटी का युद्ध। अब दोस्तों, हल्दी घाटी की अगर हम युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया है वह 576 ईस्वी में लड़ा गया है और यह युद्ध जो लड़ा गया है वह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में नहीं लड़ा गया है। अकबर तो युद्ध के मैदान में गया ही नहीं था, बल्कि अकबर ने किसी को भेजा था और जिसको भेजा था उसमें एक सेनापति का नाम है मान सिंह और दूसरे का नाम है आसफ खां। और महाराणा प्रताप के तरफ से जो युद्ध कर रहे हैं उसमें एक तो स्वयं है और उनका नाम है महाराणा प्रताप, और दूसरे एक मुस्लिम सेनापति हैं और उनका नाम है हाकिम खां। तो सबसे पहले बात तो हम यह सिद्ध कर देना चाहते हैं कि यह युद्ध हिंदू बनाम मुसलमान का युद्ध नहीं था। यह युद्ध साम्राज्य और राज्य के बीच में था। अकबर एक साम्राज्यवादी शासक था, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और महाराणा प्रताप अपने राज्य को बचाना चाहते थे। तो किसी भी दृष्टिकोण से यह युद्ध हिंदू बनाम मुस्लिम का युद्ध नहीं था। और दूसरी तरफ आपको ये भी हम सिद्ध करेंगे कि अगर अकबर के तरफ से आसफ खां युद्ध लड़ रहा है जो कि मुसलमान है, तो एक हिंदू भी युद्ध लड़ रहा है जिसका नाम है मान सिंह, ये राजपूत हैं। महाराणा प्रताप के तरफ से महाराणा प्रताप जो है युद्ध कर रहे हैं, हिंदू हैं, क्षत्रिय हैं। तो मुसलमान भी युद्ध कर रहा है और इसका नाम है हाकिम खां। तो अगर हिंदू बनाम मुस्लिम युद्ध होता तो अकबर की तरफ से केवल मुसलमान युद्ध लड़ते और महाराणा प्रताप की तरफ से केवल राजपूत युद्ध करते। लेकिन यहाँ पर तो स्थितियाँ कुछ और हैं। अकबर के तरफ से हिंदू मुसलमान दोनों युद्ध कर रहे हैं, महाराणा प्रताप के तरफ से भी हिंदू और मुसलमान दोनों युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इस युद्ध में राणा प्रताप जीतेंगे या अकबर जीतेगा, इसका निर्धारण इस मैप से हम करेंगे। अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर अफ़गानिस्तान के कांधार से लेकर के आज का जो पाकिस्तान है उसको लेकर के आप दक्षिण भारत में चले आएंगे तो अहमदनगर तक शासन कर रहा था। इधर बंगाल और बिहार भी इसके साम्राज्य में शामिल था, यानी कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य इसके पास था। और अगर हम राणा प्रताप की बात कर ले तो राणा प्रताप राजस्थान में शासन कर रहे थे और जिस समय महाराणा प्रताप राजस्थान में शासन कर रहे थे उस समय राजस्थान में मेवाड़ जैसे 36 रियासत थी। तो पूरे राजस्थान पर भी महाराणा प्रताप का अधिकार नहीं था। तो इस बेस पर आप ये कह सकते हैं कि जितनी महाराणा प्रताप के मेवाड़ की जनसंख्या थी उतनी तो अकबर के पास सेना थी। तो कैसे महाराणा प्रताप ये युद्ध जीत सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है कि राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, राणा प्रताप ने अकबर को हरा दिया था। आप इस मैप के आधार पर समझिए कि क्या राणा प्रताप कभी भी किसी भी स्थिति में अकबर को पराजित कर सकते हैं? नहीं। फिर भी राणा प्रताप महान थे, जी बिल्कुल महान थे, लेकिन इस दृष्टिकोण से महान नहीं थे। महान इस हिसाब से जिस प्रकार से राजस्थान के या अलग अलग क्षेत्रों के राजा अकबर के केवल विनती मात्र सर, केवल अनुरोध मात्र उनकी अधीनता को स्वीकार कर रहे थे, उसके डर से उसकी अधीनता को स्वीकार कर रहे थे। वहाँ पर अकबर के इस अभियान के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और यही महाराणा प्रताप की महानता थी कि उन्होंने इतने बड़े शासक के खिलाफ युद्ध करना तो स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। बाकी अकबर तो महान था, इसमें नो डाउट। चूँकि आप देखेंगे अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने कहा अगर मेरा विरोधी
कोई भी सैनिक हारता है या कोई भी शासक हारता है तो हम किसी भी कीमत पर उसको दास नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वह सैनिक भी अपने राजा के लिए युद्ध कर रहा है, हमारे सैनिक भी अपने राजा के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो अगर उसने अपने राजा के प्रति निष्ठा दिखाई है तो किसी भी कीमत पर हम उसको अपना दास नहीं बना सकते हैं। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। समझ रहे हैं? उसने कहा अगर हिंदुओं के हज करने पर कर नहीं लगता है तीर्थ यात्रा कर, तो फिर हिंदुओं के यात्राओं पर हम कर क्यों लगाते हैं। उसकी इच्छा हुआ वह प्रयागराज में जाए, उसकी इच्छा हुआ काशी में जाए, उसकी इच्छा हुआ बनारस में जाए, हमें कहीं भी जो है तीर्थ यात्रा कर नहीं लेना है। 1564 में उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, है ना। जजिया कर को सबसे पहले भारत में लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। इसके बाद एक शासक देखते हैं फिरोज शाह तुगलक हुआ है, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया है। बात समझ रहे हैं? जजिया कर एक प्रकार से सुरक्षा कर था। मुसलमान शासकों का मानना था कि अगर आपको हमारे राज्य में रहना है और आपको मुझसे सुरक्षा लेना है तो बदले में आपको सुरक्षा कर देना होगा। उस कर का नाम था जजिया कर। लेकिन अकबर ने कहा कि हमारे राज्य में केवल हिंदू थोड़ी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, और अगर हम मुसलमानों से कोई सुरक्षा कर नहीं लेते हैं तो फिर हमें हिंदुओं से भी कोई सुरक्षा कर लेने का कोई अधिकार नहीं है। 1575 में उसने इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाना मतलब होता है पूजा गृह, जहाँ लोग पूजा करते हैं, और पहले इसमें केवल मुसलमान आते थे। लेकिन आप देखेंगे 1578 में उसने इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए खोल दिया। जब उसको एहसास हुआ कि सभी धर्म में सच्चाई है, केवल इस्लाम धर्म में ही सच्चाई नहीं है, तो उसने सभी धर्मों के लोगों के लिए इबादत खाने का द्वार खोल दिया और बोला सारे के सारे धर्म के अनुयायी धर्माचार्य पुरोहित हमारे पास आएँ और उनके धर्म की जो भी अच्छाइयाँ वो हमको बताएं। और यहाँ तक उन्होंने किसी भी धर्म पर कोई पाबंदी नहीं लगाया, सभी धर्म को समान रूप से स्वतंत्रता प्रदान की। तो आप देख रहे हैं कि दास प्रथा को हटाना, तीर्थ यात्रा को समाप्त करना, जजिया कर को हटाना, सभी को समान रूप से अपने धर्म का पालन करने की आज्ञा देना, अधिकार देना, ये उसकी महानता का प्रतीक है। उसका साम्राज्य विस्तार भी आप देख रहे हैं जो इसको शक्तिशाली शासक के रूप में जो है प्रस्तुत करता है। और हम किसी भी कीमत पर किसी भी शासक के उपलब्धियों को केवल इसलिए कमतर नहीं आंक सकते हैं कि वह मुसलमान था। आप देखेंगे बहुत बड़ी रियासत अकबर को नहीं मिली थी जब वह गद्दी पर बैठा था। 1556 ईस्वी में जब वह गद्दी पर बैठता है हुमायूं की मृत्यु के बाद, तो उसके अधिकार क्षेत्र में केवल दिल्ली और आगरा का ही बेल्ट था। बाकी दिल्ली के बाहर उसने चाहे मध्य प्रदेश को जीता हो, बंगाल को जीता हो, बिहार को जीता हो, कश्मीर को जीता हो, काबुल कांधार को जीता हो, खानदेश गुजरात को जीता हो, अहमदनगर को जीता हो, बड़ी मेहनत करके उसने अपने साम्राज्य को बनाया था। तो महाराणा प्रताप हिंदू थे, इस वजह से अकबर की उपलब्धियों पर हम पानी फेर दे, ये कहाँ का न्याय हुआ। और क्या आप अकबर को विदेशी मानते हैं? कितना पैसा उसने काबुल में खर्च किया, कितना पैसा उसने ईरान में खर्च किया, कितना पैसा उसने अफ़गानिस्तान में खर्च किया? एक भी पैसा नहीं। उसने जो भी पैसा कमाया सब भारत में ही खर्च किया। तो आप किस बेस पर अकबर को विदेशी कह सकते हैं? क्या वह अंग्रेज़ों की तरह भारत को लूट कर चला गया? क्या वह सिकंदर की तरह आया और भारत को लूट कर चला गया? क्या आप किस बेस पर कह सकते हैं कि अकबर विदेशी था? अकबर विदेशी नहीं था। अकबर ने भारत की नागरिकता को स्वीकार किया, यहीं पर शासन किया। जो भी उसने कमाया टैक्स के माध्यम से सब भारत में लगा दिया। आप देखिएगा इलाहाबाद में जो किला बनवाया अकबर ने बनवाया, आगरा का जो किला बनवाया अकबर ने बनवाया, लाहौर का जो किला बनाया अकबर ने बनवाया, फतेहपुर सीकरी में जितने भी इमारतें बनवाई है सब अकबर ने बनवाया। तो एक भी पैसा उसने इस देश के बाहर नहीं भेजा। तो हम इस बेस पर उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं कि वह एक मुसलमान था, वह एक विदेशी था, वह एक भारतीय था और उसने सच्चे अर्थों में भारतीय लोगों की समस्याओं को समझा और उसको दूर करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर हम तटस्थ रूप से अगर देखें तो आप कह सकते हैं कि अकबर पूरे मध्यकाल का सबसे महान शासक था।
अकबर पूरे मध्यकाल का सबसे महान शासक था। महाराणा प्रताप की महानता भी कम नहीं है, क्योंकि जब बड़े बड़े राजा महाराजा अकबर की अधीनता को स्वीकार कर रहे थे, उस समय महाराणा प्रताप ने अकबर से युद्ध करना जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा, बशर्ते अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से। तो अकबर की अधीनता को स्वीकार ना करना, यही महाराणा प्रताप की जो है महानता थी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने अकबर को पराजित कर दिया था, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यह युद्ध करके इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है, इसने खून बहाया है, इसने निर्दोष लोगों की हत्या किया है, अकबर हत्यारा है, तो फिर आपको यह भी स्वीकार करना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य भी हत्यारा था। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पास तो दिल्ली और आगरा का भी बेल्ट नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य तो एक दास था और उसने आक्रमण करके पहले पाटलिपुत्र पर अधिकार किया और इसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत पर आक्रमण कर दिया। आपको अशोक को भी मानना चाहिए कि वह भी हत्यारा था, क्योंकि कलिंग में उसने भयंकर नरसंहार किया था। कलिंग की नहरें पानी कम और खून ज़्यादा फेंक रही थी। आपको समुद्रगुप्त को भी हत्यारा बोलना चाहिए, क्योंकि समुद्रगुप्त ने जो है उत्तर भारत के 12 राज्यों को जीता था और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वह युद्ध किया हो, रक्तपात ना हुआ हो। तो कभी भी इतिहास को किसी धर्म के हिसाब से, किसी मजहब के हिसाब से पढ़ना या पढ़ाना मुझे न्याय संगत नहीं लगता है। तो ये था एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो लोगों के बीच में लगता है। महाराणा प्रताप की तुलना में अकबर कम था, बिल्कुल कम नहीं था। चाहे उसके साम्राज्य विस्तार को देखिए, धार्मिक नीति को देखिए, दास प्रथा की नीति को देखिए, तीर्थ यात्रा करके दृष्टिकोण से देखिए, जजिया करके दृष्टिकोण से देखिए, या हिंदुओं के प्रति उसकी मानवता के हिसाब से देखिए, अकबर एक महान शासक था पूरे मध्यकालीन इतिहास में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हमारा मनोबल ऊंचा उठे और हम आपको और भी बेहतरीन तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करा सके। थैंक यू सो मच।